अब उदारीकरण क्या है, थोड़ा सा कहानी प्री में भी सुनते हैं वैसे तो आप, लेकिन एक ब्रीफ कर दूं मैं। लिबरलाइजेशन की बात करें, 1991 जब देश आजाद हुआ उसके पहले बात करें हम लोग, आजादी के जस्ट बाद 91 के पहले, इस एरा की बात कर रहे हैं हम लोग, आजादी के तुरंत बाद और 91 के पहले तक भारतीय अर्थव्यवस्था सरकार ने नियंत्रित कर रखी थी। चूंकि हम आजाद हुए थे, आजादी के बाद हमें लगा कि निजी कंपनियों को नियंत्रण मुक्त कर देना सही नहीं होगा। एक कंपनी से आजाद हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी से बड़ी मुश्किल से आजाद हुए हम लोग, फिर देश में कई बड़ी कंपनी आ जाएंगी तो शायद शायद हम लोग ग्रोथ ना हो पाए, हम फिर से कब्जे में ना चले जाएं, फिर से हम इन कंपनियों गुलाम ना होकर रह जाए। तो भारत सरकार ने नियंत्रण अपने हाथों में लिया। चूंकि गरीब आबादी थी देश की, उनको संसाधन देने थे, रिसोर्स उनको देने थे, तो देश के पास संसाधन सीमित थे इस दौरान, रिसोर्स कम थे देश के पास और संसाधन कम थे, तो इनका एक उचित वितरण जरूरी था, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी था इनका, कि भाई हर किसी तक रिसोर्स पहुंच पाए देश की। और उसके लिए हमने समाजवादी विचारधारा को अपनाया, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को अपनाया, हमने सरकार ने नियंत्रण अपने हाथों में लिया संसाधनों का। जी हाँ, तो यहाँ पर समाजवादी अप्रोच लेकर आते हैं हम लोग, और सरकार ने संसाधनों को अपने हाथ में रखा। सरकार ने तय किया कि खर्च कहाँ करना है, कितना करना है, निजी हाथों में रिसोर्स नहीं दिए जाएंगे, निजी हाथों में पैसा नहीं दिया जाएगा, भाई आपको अपना इकट्ठा है तो करो, हम नहीं दे पाएंगे आप। तो सरकार ने समाजवादी अपनाया, जिससे सरकार गरीब वर्ग का लाभ कर पाए। ठीक बात है, गरीबों को लाभ मिले, तो ये जरूरी था उस समय देश की आबादी, देश के हालात को देखते हुए हमने प्रयास किया। अब इसके बाद कि सरकार के पास जो पैसा सरकार खर्च करेगी जनता के विकास के लिए, पिछड़े इलाकों में फैक्ट्री लगानी है, कृषि पे ध्यान देना है, सस्ता लोन किसानों को बांटना है, कहाँ खर्च करना है, एजुकेशन पर, हेल्थ पे खर्च करना है, ना कि इंफ्रा पे ध्यान मत दो ज्यादा, सड़कें वड़के रहने दो, मेन फोकस करो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, लोगों के पास खाने को नहीं है, भोजन पर निवेश करो, कहाँ खर्च करना है सरकार को प्राथमिकता, ऐसी फंड्स कम है तो आपको तय करना पड़ेगा। तो सरकार ने पूरे फंड्स अपने हाथों में रखे, निजी कंपनियों को बहुत बढ़ने का मौका नहीं दिया। तो एक पक्ष तो संसाधन अपने हाथ में रखे, कम थे तो अपने हाथ में रखे, दूसरा निजी कंपनियों पर नियंत्रण किया सरकार ने। हमें डर था कि शोषणवादी, क्यों किया, क्योंकि हमें लगता था शोषणवादी रवैया ना अपनाइए, एक्सप्लॉइट ना करें हमारे किसानों को, गरीब लोगों को, हमारे जो जागरूक लोग नहीं है उन्हें शोषित ना करें ये। तो निजी कंपनी में नियंत्रण लगाया गया। देश के पास बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा थी नहीं, व्यापार करने की क्षमता थी नहीं, तो हमारा निर्यात आयात बहुत सीमित रहा। हम ब्रिटिश काल में देख चुके थे कि हमारे यहाँ से माल ले जाते थे, कच्चा माल तैयार माल करके हमको देते थे, तो निर्यात हमारे कम रखे, आयात और कम की हम लोगों ने। इसके बाद इंदिरा गांधी के समय तो कहा गया आयात प्रतिस्थापन नीति, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, हमें इंपोर्ट करना ही नहीं है, अपनी साइकिल चला लेंगे, तेल नहीं मंगाएंगे बाहर से, तो इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करो, ये तक हिसाब हो गया था हमारे यहाँ पर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट करने की बात आ चुकी थी। जी हाँ, तो निर्यात को हमने कम किया, आयात भी हमारे बहुत कम कर दिए, ये हमने देखा। कुल मिला के आयात निर्यात पर नियंत्रण, यानी कि 91 के पहले, इन शॉर्ट कहा जाए तो 91 के पहले सरकार का व्यापार पर नियंत्रण था। 91 के पहले, बिफोर 91 एरा, सरकार का व्यापार पर नियंत्रण था, कितना आयात कितना व्यापार करना है। सरकार का संसाधनों पर नियंत्रण था, सरकार का उत्पादन, कितना प्रोडक्शन करना है, क्या चीज बनानी है, कि देश को क्या रिक्वायरमेंट है। आपसे नहीं पूछेंगे आपको क्या चाहिए, हम बताएंगे आपको क्या चाहिए। कंज्यूमर सेंट्रिक नहीं थे, प्रोडक्शन सेंट्रिक थे। हम जानते हैं देश को अगर इसकी आवश्यकता ये बनाएंगे, ग्राहक कुछ मांग रहा हो मतलब नहीं है। कंज्यूमर सेंट्रिक नहीं थे हम लोग, प्रोडक्शन सेंट्रिक थे। हम चाहते थे देश को, हम बताएंगे क्या उत्पादन करना है, कहाँ उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, उत्पादन क्या करना है, वितरण पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर, किसको बेचना है, कहाँ बेचना है, सरकार का नियंत्रण था। फाइनेंस पर, वित्त पर, किसको लोन देना है, किसको नहीं देना है, फाइनेंस में लोन मिलना चाहिए, सस्ता किससे मिलेगा, महंगा लोन किससे मिलेगा, किसे लोन नहीं देना है, वित्त पर सरकार का नियंत्रण था। विदेशी निवेश आ सकता है कि नहीं आ सकता देश के अंदर, विदेशी निवेश सरकार बोलती थी नहीं चाहिए विदेशी निवेश हमको, इस पर भी सरकार का नियंत्रण था। ओके, इसके अलावा हम देखें, सरकार ही तय करती थी हमारे यहाँ पर कि यार निजी कंपनियां कितना काम करेंगी, निजी कंपनी को लाइसेंस मिलना चाहिए उद्योग, या नहीं खोल सकते हैं फैक्ट्री आप, यानी कि निजी क्षेत्र पर, प्राइवेट सेक्टर पर भी, सरकार का नियंत्रण था। ये थी 91 के पहले कंट्रोल, इसे कहते हैं कंट्रोल इकोनॉमी, नियंत्रित अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, सरकार तय करती थी सब कुछ। 91 का संकट आया, संकट बात करूंगा क्यों आया, और फिर हमने क्या किया, 91 के संकट के बाद ये सभी नियंत्रणों को खत्म कर दिया, नियंत्रण को खत्म कर दिया।
यानी सरकार उदार हो गई, कोई कंट्रोल नहीं जी, जितना माल बेचना है बेचो, जहां बेचना है बेचो, जितना उत्पादन करना है करो, जिस सेक्टर में लगाना है लगाओ, विदेशी को इतना आना है आ जाओ। सरकार ने धीरे धीरे सब कुछ नियंत्रण मुक्त कर दिया, नियंत्रण मुक्त कर दिया, सरकार उदार हो गई। इसे ही कहते हैं हम लोग उदारीकरण। तो 91 के रिफॉर्म कह लीजिए या उदारीकरण कह लीजिए, संसाधनों पर से नियंत्रण या उत्पादन पर से नियंत्रण या वितरण पर से नियंत्रण या वित्त पर से नियंत्रण खत्म होना, उदारवाद का। जी हाँ, तो 91 के रिफॉर्म क्या थे फिर? तो 91 का उदारीकरण क्या था? उदारीकरण का मतलब था सरकार का उत्पादन के साधनों, जो साधन है उत्पादन के, फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हमारे पास, कृषि है हमारे पास, उत्पादन के साधन, उत्पादन का वितरण कहाँ बेचना है, इसको नियंत्रण मुक्त कर देना, ये था उदारीकरण। जिसको कंपनी खोलनी है खोलो, जिसको फैक्ट्री खोलनी है खोलो, जितने का बेचना है बेचो, कोई नियंत्रण नहीं। जी हाँ, संसाधनों, उत्पादन के साधन और उत्पादन के वितरण पर से नियंत्रण खत्म कर देना उदारीकरण था। तो सरकार ने उदारीकरण को अपनाया, तो उत्पादन के साधन भी मुक्त हो गए, कौन प्रोडक्शन करेगा, कहाँ प्रोडक्शन करेगा, ये सब नियंत्रण मुक्त हो गया, और कहाँ बेचेंगे ये भी सरकारी कंट्रोल से बाहर चला गया। इसे कहते हैं हम लोग उदारीकरण होना, उदार हो जाना। ये तो वो उदारीकरण को सामान्य शब्दों में समझा जाए। उदारीकरण क्यों किया गया, बड़ी बात ये थी क्यों किया गया उदारीकरण। तो इसके लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा आपको। 1980 का दशक आते आते पूरे विश्व में एक लहर चल रही थी। ब्रिटेन गंभीर मंदी का सामना कर रहा था, अमेरिका मंदी आ रही थी, और यूरोप भी पीछे नहीं था। यू तो नहीं था, समय यूरोप लिखना पड़ेगा। यूरोपियन बाकी देश पीछे नहीं थे, मंदी यहां भी थोड़ी थोड़ी दिख रही थी। इनका व्यापार रुक रहा था, इनका सामान खरीदने वाला कोई नहीं मिल रहा था इनको, इनके देशों में मंदी आ रही थी, कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ रही थी। इन्होंने एक विचार किया कि यार मुश्किलें इसलिए बढ़ रही कि जो ये देश है ना, सामने वाले बाजार बंद करके बैठे हैं, जो भी आजाद हुए हैं, मे भी हो सकता है सिंगापुर, हो सकता है मे भी हो सकता है आसियान के देश हो सकते हैं, अफ्रीका देश हो सकते हैं, इंडिया हो सकता है, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान हो सकते हैं। ये बाजारों को बंद करके बैठे हैं अपने, हमारा सामान ही नहीं खरीदते हैं। पहले जब इनके मालिक थे, हम लोग उपनिवेशिक ताकत थे, हम जबरदस्ती माल बेचते थे, जीरो टैक्स से माल बेचते थे इनको। उसके बाद इन देशों ने माल खरीदना बंद कर दिया, हमारा तो बंद तो रहा है, फैक्ट्रीज में जा नहीं रहा। फैक्ट्रीज तो उत्पादन कर रही है, बना रही है 100 पेन, लेकिन डिमांड ही नहीं आ रही वहां से, अब कहाँ बेचें? तो मंदी आएगी इन देशों में कि उत्पादन हो रहा है, माल नहीं बिक रहा। तो यहाँ पर पहले तो वर्ल्ड वॉर, जब देश आजाद हुआ भारत, तो 15-20 साल तो ऐसे निकल गए। क्यों? क्योंकि इन देशों को अपना ही कंस्ट्रक्शन करना था। वर्ल्ड वॉर में तहस नहस हुई थी इनकी अर्थव्यवस्थाएं, इनको अपना कंस्ट्रक्ट करना था, वहीं लगे रहे पहले 15-20 साल। 60-70 के दशक में आते आते इनको महसूस होने लगा कि माल बेचना जरूरी है, तभी ये अमीरी वाला स्टेटस बना रहेगा, वरना गरीब हो जाएंगे। तो इनकी तरफ से प्रेशर आ रहा था कि वे विकसित जो गरीब देश है ना, ये भारत जैसे देश हैं, ये आसियान देश हैं, ये कोरिया है, ये अपने बाजारों को खोले, जिससे हम माल लेके जा सके, माल बेच सकें। अब सीधे बोलेंगे नहीं, इसलिए माल बेचो। तो उन्होंने कहा भैया तुम बहुत कंट्रोल करते हो, तुम लोग उदार हो जाओ थोड़ा सा। जी हाँ, तो ये समय का चक्र है अपने आप में कहा जाए। तो 40s 50s के दौरान जो वर्ल्ड वॉर हुआ, उससे यूरोप को नुकसान हुआ, यूरोप की अवसंरचना छिन्न भिन्न हो गई। समझिएगा इस कहानी को है ना, अवसंरचना खत्म हो गई यूरोप की। इससे अमेरिका पे संकट, फाइनेंशियल संकट आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि अमेरिका ने पैसा दे दिया इन देशों को, उधार दे दिया इनको रिबिल्ड करने के लिए। तो अमेरिका पे फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया एक प्रकार से यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? 1970 तक आते आते, 1970 तक ये यूरोपियन देश अपना ही रिकंस्ट्रक्शन करते रहे, अपनी ही बिल्डिंगें बनाते रहे, फैक्ट्री को दोबारा खड़ा करते रहे, क्योंकि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कर रहे थे। जी हाँ, तो यूरोप अपना निर्माण कर रहा था, यूरोप में अपना निर्माण हो रहा था इस समय। यूरोप में खुद की मांग थी ना यार, वहां पर ही जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फैक्ट्रीज बना रही हैं, वहीं खप जाता है पूरा। बहुत ज्यादा उत्पादन कर रहे थे, वहीं खप रहा था पूरा पूरा, यूरोप में डिमांड आ रही थी वहां से। इसके अलावा अमेरिका अपनी रिकवरी कर रहा था यहाँ से, थोड़ा बहुत इनसे पैसा लेके नहीं, क्यों यहाँ निर्माण कर रहा था, तो इनको माल बेच रहा था, यूरोप को माल बेच रहा था, इनके बीच व्यापार चलता था बढ़िया से यहाँ पर। तो अमेरिका इनको मदद कर रहा था मार्शल योजना के तहत। पढ़ी होगी अपनी मार्शल योजना, शायद मार्शल योजना वर्ल्ड हिस्ट्री में आती है, जिसके तहत अमेरिका ने यूरोपियन देशों को समझौता किया, उनको हथियार दिए, उनको पैसा दिया, उनको तकनीक दी, उनका निर्माण किया, उनके रिकंस्ट्रक्शन किया यूरोप का। चलिए, ये 70 तक चल रहा था। 70 के बाद क्या हुआ? जब इनको फील हो रहा कंस्ट्रक्शन तो हो गया भैया हमारे यहाँ पर, इनको फील हो दुनिया को माल बेचना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या देखा कि दुनिया के जो थर्ड वर्ल्ड है, थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं भारत और दुनिया के विकासशील देशों को ये लोग,
थर्ड वर्ल्ड के जो देश आजाद हुए थे 50-60 में, ये देश अपना संरक्षणवाद अपना के बैठे, नियंत्रण करके बैठे हैं। उन्होंने पाया कि ये नियंत्रण करके बैठे हैं सब चीजों पर, मार्केट बंद है इनके, कहाँ माल बेचें। अब ये फ्री हो चुके हैं, इनका काम दोबारा चालू हो चुका है, फैक्ट्री दोबारा सज चुकी है माल बेचने के लिए। अब इनको याद है पहले तो माल बेचते थे क्योंकि कॉलोनी थे हम, तो साम्राज्यवादी ताकत थे, इनके देश में भरते थे माल ले जाकर, इनको रोकने वाला होता नहीं था हमको। लेकिन अब कहाँ बेचे, अब तो सोवरन सरकार, संप्रभु सरकारें हैं, कैसे माल बेच पाएंगे। तो यहाँ पर ये विचार लेकर आए कि भैया ये जो देश है ना, नियंत्रण बंद अर्थव्यवस्था ही नहीं चलेंगी आपको। अब इन प्रेशर आया, प्रेशर डाला गया इनके द्वारा, कंबाइंड रूप से प्रेशर डाला गया इनके ऊपर, थर्ड वर्ल्ड के ऊपर या विकासशील देशों पर, गरीब देशों पर। क्या प्रेशर डाला गया कि आप अपनी अर्थव्यवस्थाओं को, बंद अर्थव्यवस्थाओं को खोलिए, ओपन कीजिए इस बंद अर्थव्यवस्थाओं को, नियंत्रण को उदार कीजिए, उदारीकरण अपनाइए। ये प्रेशर आया कहां से, यूरोपियन देशों का, थर्ड वर्ल्ड के ऊपर, 80-90 का दशक। इस प्रेशर को थ्योरी दी गई, नाम दिया गया सिद्धांत को, इसे नाम दिया गया सिद्धांत को, क्या नाम था याद किसी को, शायद पीटीएम पढ़ाओ किसी ने, इसको नाम दिया गया थ्रेचरिज्म, थ्रेचरिज्म या रीगनिज्म। रीगनिज्म, रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थी उन दिनों। तो मार्गरेट थैचर से निकला थ्रेचरिज्म। उनका संकल्प था कि दुनिया के देशों को मार्केट खोलना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए, उदारीकरण अपना लो, ब्याज कम कर दो, कंट्रोल फ्री कर दो सरकारों, अपने गवर्नमेंट को, एफडीआई को आने दो, उदार कर दो सब कुछ। इसी को रोनाल्ड रीगन ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1984 से 84 के बीच में। ये अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन थे, मार्गरेट थैचर 2 कार्यकाल रहती हैं ब्रिटेन में 80 के दशक में। ये बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे थे गरीब देशों को, थर्ड वर्ल्ड को, कि ओपन कीजिए। तो थ्रेचरिज्म या रीगनिज्म, इसको नाम दिया गया सिद्धांत को। और ये अमीर देशों ने मीटिंग की वॉशिंगटन में 1980 में एक, उन्होंने कहा कि दुनिया के देशों को ओपन करना चाहिए। तो इसका प्रैक्टिकल नाम पड़ गया बाद में जाकर वॉशिंगटन सहमति, वॉशिंगटन सहमति, वॉशिंगटन कंसेंसस बोलते हैं इसको हम लोग, वॉशिंगटन कंसेंसस या वॉशिंगटन सहमति, ये नाम पड़ गया इसका यहाँ पर। इसके अंतर्गत पश्चिमी देशों ने भारत से कहा, दुनिया के बाकी देशों से कहा, भैया मार्केट खोलिए, ये बाजार बंद करके बैठे ना, ये नहीं चलेगा। हमने घाटो भगो यहाँ से यार, क्या करना, तुम्हारी बात क्यों माने हम, पहले भी आ गए तुम्हारे पे कब्जा करने के लिए, फिर आ जाओगे, भगो यहाँ से। हमने इनकी बात पे काम नहीं धरा। लेकिन अब हमारी समस्याएं कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, मजबूरी कह लीजिए, हमें इनकी सलाह पे ध्यान देना पड़ा। क्यों? पहली बात तो उनकी बात नहीं मानी हम लोगों ने। इसके बाद क्या हुआ, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, 90s तक आते आते, 90s तक आते आते क्या हुआ, हमारे ऊपर वित्तीय संकट आ गया, हमारे ऊपर उधार आ गए। यानी थर्ड वर्ल्ड के देशों पर, जो थर्ड वर्ल्ड के गरीब देश थे, जो ग्लोबल साउथ कह लीजिए अपनी भाषा में इसको आजकल, ये थर्ड वर्ल्ड के देशों पर संकट आ गया, वित्तीय संकट आ गया। सरकारों ने खर्च बहुत ज्यादा कर दिया, इनकम होती नहीं थी इन सरकारों की, खर्च पे खर्च कर रही हैं, ये सब्सिडी वो सब्सिडी, किसानों को सहायता, और यहाँ पर सुरक्षा पे खर्च करना है। कुल मिलाकर इन देशों में वित्तीय संकट बढ़ता चला गया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि इनको हाथ फैलाना पड़ा किसके सामने, आईएमएफ के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने। जी हाँ, तो यहाँ पर जब संकट आया इन देशों पर, वित्तीय संकट आया, तो हाथ फैलाया उन्होंने आईएमएफ के सामने और वर्ल्ड बैंक के सामने। ये था मौका इनके पास, वो थ्रेचरिज्म वालों के पास। अब आ गया पकड़ में जाल में। उन्होंने कहा लोन देंगे, पैसा देंगे, सब कुछ देंगे, शर्त हमारी है कि ये जो बंद करके बैठे हो ना, उसको खोलो, व्यापार खोलो, नियंत्रण जो लगाए थे ना, बहुत सारे नियंत्रण कहाँ गए हमारे सारे, ये सब नियंत्रण लगा के बैठे हो ना, सबको हटाओ, सरकारी कंपनियां प्राइवेट को लेकर आओ, निजी निवेश को लेकर आओ, विदेशी निवेश को लेकर आओ, व्यापार आयात निर्यात को बढ़ावा दो, ग्लोबलाइजेशन को अपनाओ। जी हाँ, तो ये जो संस्थाएं थी, वर्ल्ड बैंक और संस्थाएं जो बैठी थी यहाँ पर, इनकी तरफ से प्रस्ताव आया कि मानो वॉशिंगटन कंसेंसस, वॉशिंगटन सहमति को स्वीकार करो तो पैसा देंगे, वरना नहीं देंगे। अल्टीमेटली मरता क्या ना करता, हमने कहा ओके सर, फाइन करते हैं। तो भारत ने 1991 के वित्तीय संकट को देखते हुए अपनाया वॉशिंगटन कंसेंसस, यानी वॉशिंगटन सहमति को अपनाया हम लोगों ने। और भारत में आगाज होता है एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का। यानी जो शर्तें थी इनकी, हमने उसको स्वीकार कर लिया।